तो देखो, आज हम लोग आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड पेपर का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका अध्ययन हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप किसी प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, बार बार हमने आपको बताया है कि सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो पाठ्यक्रम या सिलेबस की कॉपी आप लोगों के पास होगी, सभी के पास। तो यहां हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जो हमारा सेकंड पेपर है, उसका पार्ट ए की 5th यूनिट, 5वीं इकाई। ठीक है ना। तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके खंड आ की 5वीं इकाई का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मूल बात यह निकल कर आती है कि इस 5वीं इकाई में आखिर है क्या। इसमें है आपका लोक प्रशासन। इस इकाई में जिसका अध्ययन आपको करना है वो है लोक प्रशासन। तो ओवरऑल ये पेपर आपके 300 अंकों का है और इस पेपर में आपकी 10 इकाइयां हैं या 10 यूनिट है और हर यूनिट 30 नंबर की है। इस तरीके से 10 यूनिट मिला के कितनी हो गए? 300 नंबर का आपका ये पेपर होना है। प्रत्येक यूनिट से 3 प्रश्न 3 मार्कर के आएंगे, 2 प्रश्न 50 शब्दों वाले आएंगे और 1 प्रश्न आपका आएगा 200 शब्दों का, जो 11 नंबर का होगा। तो 11 और 10 21 और 3 3 के 3 9, यानी कि 30 नंबर की इकाई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी ये बन जाती है कि आप किसी भी इकाई को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि प्रत्येक इकाई से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले तो इसका आप लोग अध्ययन कर लो कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस जिनके पास है वो निकाल लें और सरसरी तौर पर इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे, आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो पहला इसमें अध्याय दिया हुआ है प्रशासन एवं प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, आप लोग एक चीज याद रखें, एक्चुअली में क्या है ना, जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहले परीक्षा हुआ करती थी, दो 2010 से पहले, उस समय क्या होता था, 2 ऑप्शनल विषय लेना पड़ते थे। जैसे यूपीएससी में 1 ऑप्शनल विषय भी लेना पड़ता है, पहले यूपीएससी में भी 2 ऑप्शनल लेना पड़ते थे, वैकल्पिक विषय जिनको हम लोग बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती थी, उसमें भी 2 वैकल्पिक विषय लेना पड़ते थे और ऐसे कुल मिला के 20+ विषय ऐसे थे जिनमें परीक्षार्थियों को वैकल्पिक विषयों का चयन करना पड़ता था। तो जितने भी आप लोग विषय पढ़ते हो, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट के हों, सारे थे उस सूची में। उसमें सोशियोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री थी, फिलॉसफी थी, क्रिमिनोलॉजी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, लोक प्रशासन। अब इन्होंने जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसमें किया क्या है इन्होंने, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए। जो पहले विषय चलते थे उनको ही तोड़ तोड़ के इन्होंने अलग अलग यूनिट्स बना दिए। तो आप चारों पेपर का अगर सरसरी तौर पर अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम का, तो आपके सामने पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट होगी। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है,
जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, एनवायरमेंट भी है, जियोग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब चीज है। लेकिन है क्या, उनके खंड बना बना के अलग अलग पेपरों में उन्होंने रख दिए। तो यहां जो हम लोग अध्ययन करेंगे, जो 5वीं इकाई है, ये विषय का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये वैकल्पिक विषय के रूप में आज भी यूपीएससी में है। और ये भी समझ लें, लोक प्रशासन एमपीपीएससी के सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है। एक तो ये जिसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, सेकंड पेपर की 5वीं यूनिट, ये लोक प्रशासन संबंधित है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग 4th पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, उसका तो नाम ही है, देख लो आप लोग, उसका तो नाम ही क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। कई बार कहा है, उस पेपर का नाम एथिक्स नहीं है, ये दिमाग से निकाल दें आप लोग। ये 4th पेपर का नाम हो गया दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। तो इसमें भी जो आपकी 3री इकाई है, इसमें भी लोक प्रशासन को पढ़ना है। अब पढ़ने का अप्रोच अलग अलग है। 4th पेपर में जब आप लोक प्रशासन पढ़ोगे तो आपको मोटे तौर पर अध्ययन करना है कि प्रशासन में नैतिक मूल्य क्या होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी को या प्रशासन तंत्र में नैतिकता का क्या महत्व है। तो इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, सहिष्णुता क्या है। लेकिन इसको किस संदर्भ में पढ़ना है, यह याद रखना, प्रशासन के संदर्भ में। एक प्रशासक में किन किन नैतिक गुणों की आवश्यकता होना चाहिए। कल आप भी परीक्षा पास करके प्रशासक बनेंगे, तो आपके अंदर कौन कौन से मोरालिटी के तत्व होना चाहिए। तो ये तो 4th पेपर का हुआ, जहां लोक प्रशासन है। अच्छा, जहां हम लोग प्रशासन का भी अध्ययन करेंगे, ये शुद्ध लोक प्रशासन है। क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, देखो। दूसरी चीज बहुत दिमाग में बिठा के रखो, ये चारों पेपर मिला के बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है आपका। विषय से भटकना नहीं है, जो सिलेबस में लिखा है पिन पॉइंट उसको पढ़ना है। उन्होंने लिखा प्रशासन एवं प्रबंधन अर्थ, तो हम अर्थ पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। सेकंड, प्रकृति, उसका नेचर क्या है। तीसरा, महत्व, उसका क्या महत्व है। 3 चीजें आप तैयार कर लेंगे। तो जो सिलेबस में लिखा है उसको ही हमको पढ़ना है। फालतू की चीजें पढ़ने में आप दिमाग लगाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये ना केवल इस पेपर की बात कर रहे हैं हम, जो भी पेपर हैं आपके, उसमें आपको यही करना है, जो सिलेबस में लिखा उसको पढ़ो। किसी भी परीक्षा को पास करने का एक बहुत शानदार तरीका होता है, वो तरीका भी आप अपने दिमाग में बिठा लो। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, बहुत सिंपल तरीका है कि इन परीक्षाओं में आपके सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब सरल प्रश्न की परिभाषा क्या है साहब? तो सरल प्रश्न की परिभाषा यह है कि ऐसे प्रश्न जो सामान्यतया सभी किताबों में मिल जाते हैं, वो सरल कहलाते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, सभी किताबों में लिखा है। अब यही गलत करा है आप, तो फिर संकट पैदा हो जाएगा। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? सरल चीजें हमारी गलत ना हो, सिलेबस में जो लिखा है उसको हम पढ़ लें। अगर आपने इतना कर लिया तो ये समझ लो आधी से ज्यादा लड़ाई आप ऑलरेडी जीत चुके हो।
अब ये नहीं कि मतलब पुराना पेपर उठा के देखा, उसमें कुछ अजीबोगरीब प्रश्न आ गया, अब पूरा कंसंट्रेशन उसी पे किए हुए, ये कहां से पूछ लिया ये। अरे उसको बाद में, पहले आप ये देखो कि उसमें जो सिंपल चीजें आई हैं उनको हम हल कर पा रहे हैं कि नहीं। कठिन तो कठिन आपके लिए भी है, वो कठिन दूसरे के लिए भी है। तो सरल चीजों से शुरुआत करके कठिन चीजों की ओर बढ़ना, ना केवल यूपीएससी में, एमपीपीएससी में। अब यूपीएससी का एग्जाम होता है, हमारी नजरों में वो भारत का सबसे सरल परीक्षा है। अभी अब आपको बात बड़ी बचकानी लग रही होगी, है किस मुद्दे पे है? एमपीपीएससी का तो पता ही नहीं पड़ता है स्केलिंग, वो कहां जाएगा इसका कट ऑफ। 77 चला गया, कल को 80 चला जाए। यूपीएससी का 45 प्रश्न करने हैं ले दे के, 5-7 विषय अच्छे से तैयार कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। इतना टारगेट आप लोग अचीव वहां कर सकते हो। तो कोई भी विषय हो, कोई भी परीक्षा हो, पुराने पेपर आपके पास होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। तो ये सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान ध्यान से पढ़ते जाओ, उसका ही हम लोगों का अध्ययन करना है। अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। तो लोक प्रशासन का अर्थ हम लोग समझेंगे, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, लोक शब्द के क्या मायने होते हैं, प्रशासन शब्द के क्या मायने होते हैं, और तब लोक प्रशासन का अर्थ आपको समझ में आएगा। अब किसी भी चीज का, जब आप किसी भी चीज की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उसके चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो वो चीज आ जाती है उसकी प्रकृति, क्या उसका नेचर है। तो लोक प्रशासन का नेचर क्या है, और तीसरा इसमें दिया हुआ है महत्व। तो लोक प्रशासन का क्या महत्व है सरकार को चलाने में, देश को चलाने में, व्यक्तिगत जीवन में, इतना आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अगला इसमें जो टॉपिक है देखें, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। देखो, ये तो आप लोग भली भांति जानते हो, अर्थशास्त्र में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, विकसित देश और विकासशील देश, इनकी इकोनॉमी में बहुत अंतर होता है। तो प्रशासन का उद्देश्य ये होता है कि जनसाधारण को लाभ पहुंचाना। तो विकसित देश जो हैं, उनकी जनता की समस्याएं अलग प्रकार की हो सकती हैं। विकासशील देश हैं, उसमें जनता की समस्याएं अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो जब जनता की समस्याएं अलग प्रकार की हैं, तो इसके मायने क्या हैं, प्रशासन को भी अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। अब विकासशील देश में हम लोग रह रहे हैं, यहां महिलाओं की स्थिति पिछड़ी है, शोषण ज्यादा है, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है। तो सरकार इसके लिए नीतियां बनाती है, तमाम प्रकार के कानून बनाती है। उस कानूनों को किसके माध्यम से लागू करना पड़ता है, प्रशासन करता है उसको। तो यहां प्रशासन की भूमिका बदली कि नहीं बदली। अब विकसित देशों में हो सकता है ये समस्याएं ना हो, वहां बेरोजगारी की समस्या ना हो, वहां महिलाओं के पिछड़ेपन की समस्या ना हो, वहां बच्चों के शोषण की समस्या ना हो। तो वहां अलग प्रकार की समस्याएं होंगी, क्योंकि वो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। तो प्रशासन का भी अप्रोच, दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो यह समझ लो प्रशासन शब्द का मतलब क्या होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो लातिन शब्दों से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द हैं, एड प्लस मिनिस्ट्रे, और इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रे लातिन में, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रशासन।
सरल भाषा में बिल्कुल, प्रशासन क्या मायने होता है? सामूहिक कार्य। ये तो एक आज आपको जनरली समझा दे रहे हैं, कल मंडे से विधिवत इसको पॉइंट बना के आपको क्वेश्चन आंसर बता के तरीके से समझा देंगे। क्योंकि प्रशासन का मायने पहले तो समझ में आ जाए। तो प्रशासन में क्या होता है? सामूहिक कार्य होता है, सहयोग की भावना होती है और किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यह मतलब होता है प्रशासन का। सहयोग की भावना होगी, मिलजुल कर कार्य करने की भावना होगी, सामूहिक कार्य करना पड़ेगा और लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यह प्रशासन का मतलब। अब प्रशासन के आगे जब आप लोक शब्द लगा देते हो तो लोक शब्द का मतलब क्या होता है? जनता, है ना, आम जन। तो अब यहां से सरल सी परिभाषा निकल के आ गई ना। आम जनता की समस्याओं को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्य करना क्या कहलाएगा? लोक प्रशासन। क्लियर? अब जैसे टीकाकरण अभियान चलता है, किसके लिए चल रहा है? आम जनता के लिए चल रहा है। कोई बांध बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है? जनता के लिए। कैसे बनता है वो? मिलजुल कर लोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं और वो काम अगर लोक से जुड़ा हो, जन से जुड़ा हो, तो वो पूरी की पूरी पद्धति कहलाती है लोक प्रशासन। अब प्रशासन, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्चुअली में ये एक नया विषय है, लेकिन प्रशासन सी चीज बहुत पुरानी है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हड़प्पन सभ्यता के बारे में। वहां भी शासन प्रशासन था, है ना। वैदिक काल, वहां भी शासन प्रशासन था। तो प्रशासन तो एक तरीके से मतलब बेसिक नीड्स है। फिर इसका अध्ययन भी प्रस्तुत किया कुछ लोगों ने, जैसे चाणक्य किया अर्थशास्त्र है, तो उसमें उन्होंने पूरा बताया कि मौर्य काल में किस तरीके का प्रशासन होता था, किस तरीके की सैन्य पद्धति होती थी, आर्थिक गतिविधियां कैसे चलाते थे, किस तरीके से कर्मचारी होते थे, तीर्थों का क्या काम था, अध्यक्षों का क्या काम था। तो पूरा का पूरा प्रशासन के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमको कौटिल्य के या चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अरस्तु ने भी एक किताब की रचना की थी, पॉलिटिक्स। और मैकियावेली नाम के एक विचारक हुए हैं, उन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इन पुस्तकों में प्रशासन के कुछ ना कुछ सिद्धांतों का हमको उल्लेख मिलता है। अब जहां तक आधुनिक काल की बात करें हम लोग, तो आधुनिक काल में यूरोप में प्रशासन के ऊपर बहुत काम किया गया और फिर लोक प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में मान्यता देना प्रारंभ हुआ। तो इसमें फ्रांस का योगदान रहा, एक कैमरलिस्ट ऑस्ट्रेलियाई वगैरह जो विचारक थे उनका योगदान रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने के लिए। और उसके बाद अगर आधुनिक लोक प्रशासन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहां के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया लोक प्रशासन का मतलब क्या? सामूहिक कार्य करना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, और वो सामूहिक कार्य और लक्ष्य लोक के लिए हो, जन के लिए हो, जनता के लिए हो, तो वो विषय क्या कहलाएगा? लोक
प्रशासन। सरल सी डेफिनेशन है। फिर देखो इसमें अगले आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। चूंकि नया विषय है, कभी कभी इसको पॉलिटिकल साइंस से जोड़ दिया जाता है, तो इस विषय का विकास भी क्रमबद्ध तरीके से हुआ। देखो ये जो लाइन लिखी हुई ना, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये 2020 की परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा गया है। देखो 200 शब्दों का ये प्रश्न आया है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों की चर्चा कीजिए। सीधा प्रश्न आया है, ये टू द सिलेबस लिखा हुआ है, वो ही उठा के रख दिया। तो इसके विकास के 5 एक चरण हैं। फर्स्ट फेज में क्या हुआ लोक प्रशासन के संदर्भ में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, और समसामयिक कंटेम्परेरी इस समय क्या लोक प्रशासन में नई नई चीजें हो रही हैं। देखो आज बहुत संक्षेप में इस विषय की जानकारी आपको चूंकि दे रहे हैं। देखो आजकल बहुत सारी चीजें आप लोग सुनते रहते होगे, पढ़ते रहते होगे न्यूज़पेपर में, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सुशासन। ये क्या है? ये प्रशासन के क्षेत्र में नए नए सुधार हैं। आप लोगों की एज कम है, अपने मम्मी पापा से अगर पूछना जाके, पहले आपको एक मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवाना हो ना, तो कहां जाना पड़ता था? तहसीलदार के कार्यालय में। पहले आप जाओ बाजार से एक मूल निवासी की प्रति लेके आओगे, फिर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाओगे। हमारा कैरेक्टर दूसरे प्रमाणित करते हैं। यह भी बड़ी एक रोचक बात है कि हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो हमारा चरित्र कौन, मतलब ये चरित्र का अच्छा इंसान है। तहसीलदार सील लगाएगा और उसने लिख दिया चरित्र गुड, तो आपका चरित्र अच्छा है। इस पर एक शेर भी है, लोगों को मेरे सुन लो, लोगों को मेरे चरित्र पर शक हो गया था। लोगों को मेरे चरित्र पर शक हो गया था क्योंकि मेरा चरित्र प्रमाण पत्र खो गया था। तो इंटरेस्टिंग है ना। अब चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं दिखाएं कैसे, अब वो तहसीलदार वाला खो गया है भाई। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि पहले एक आपको छोटा सा कोई सर्टिफिकेट बनाना हो तो उसके लिए 50 बार ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रशासन कहते हैं ना लाल फीता शाही, उस तरीके से काम करता था। लाल फीता शाही क्यों शब्द कहा जाता है? कभी आप दफ्तरों में जाके देखना, जो सरकारी फाइलें होती हैं ना, वो लाल फीते से बंधी रहती हैं, रेड रिबन होता है उनपे, और वो फाइल धीरे धीरे सरकती है। एक के साइन होंगे बाबू के, फिर प्रोजेक्ट वो दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे, और सरकने में भी बड़ी दिक्कत है। ऐसे नहीं सरकती है, बंडल रख दो नोट का, तेज सरकती है फिर, ठीक। तो ऐसे ऐसे सरकती हुई आती है, और ज्यादा बंडल रखते जाओगे तो बहुत स्पीड से सरकेगी, और बहुत बड़ा बंडल रख दिया तो एकदम से बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। तो साइंस हो जाएगा आपकी योजना सेशन, और बढ़िया काम चालू। तो ये पुरानी पद्धति वगैरह थी प्रशासन में, है ना। और प्रशासन में क्या है, जब केंद्रीकरण ज्यादा हो जाता है, किसी एक अधिकारी के पास पावर ज्यादा हो जाती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का, विकेंद्रीकरण, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता। आप लोग बहुत अच्छे युग में एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ओएमआर सीट तक आपकी अब मिल रही है। आप देख सकते हो आंसर सीट आ जाती है, ओएमआर सीट भी डालने लगा है आयोग। कहां त्रुटि की है देख सकते हो। हम लोगों सब जब एग्जाम होता तो कुछ नहीं होता था, पेपर दे के आए बस बैठे हैं, सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से लग जाओ तैयारी में। ये होता था ना, ये पता पड़ता था
कौन सा प्रश्न सही किया, कौन सा गलत किया, क्या आयोग ने आंसर माना, क्या नहीं माना, हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता, बिल्कुल ब्लाइंड रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हो ना आप, ये सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें जवाबदेही है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। और पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का मतलब क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो ये प्रशासन में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। तो यही देखो इसमें लिखा हुआ है साहब, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नवीन लोक प्रशासन। और जो अभी लिख लो, जो 2021 का मेंस लिखेंगे, इस प्रश्न को तैयार कर लेना, 100% ये पूछा जाएगा परीक्षा, किसी भी रूप में पूछा जाए। 200 नंबर का नवीन लोक प्रशासन परीक्षा में आने वाला है, बिल्कुल गांठ बांध लो इसको। और लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, ये आपका पहला खंड हो जाता है। अब सेकंड जो खंड है इसमें, या दूसरा जो अध्याय है, उसमें क्या होता है, प्रशासन को चलाने के लिए, किसी संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी गण, कर्मचारी गण जवाबदेह होते हैं। जैसे पुलिस विभाग को ले लो आप, ऊपर से लेके सिपाही तक बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें पावर शिफ्टिंग होती है। सिपाही का क्या रोल है उसको पता है, हवलदार का क्या रोल है उसको पता है, एक एएसआई का क्या रोल है उसको पता है, एक सब इंस्पेक्टर का क्या रोल है उसको पता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर के अधिकारी के प्रति होती है, और वो अपने ऊपर के अधिकारी के अंडर में काम करता है। तो यही इसमें जो दिया हुआ है, शक्ति, सत्ता, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, ये किसी संगठन को चलाने के सिद्धांत हुआ करते हैं। तो भटकना नहीं, शक्ति लिखी है, शक्ति ही पढ़ना है, सत्ता लिखी है, सत्ता ही पढ़ना है, प्राधिकार लिखा है, उत्तरदायित्व लिखा है, प्रत्यायोजन लिखा है, इनको ही पढ़ना है, आप भटकना नहीं है। सेकंड इसमें फिर दिया है, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता। तो इसमें संक्षेप में बता दें, जैसे नियंत्रण का क्षेत्र है, नियंत्रण के क्षेत्र में अध्ययन यह किया जाता है कि एक अधिकारी अपने नीचे कितने अधिकारियों पर नियंत्रण रख सकता है, उसको बोलते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। जैसे आप अभी डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो आपके अधीनस्थ तो बहुत सारे कर्मचारी होंगे, क्योंकि राजस्व विभाग से संबंधित होता है। तो राजस्व विभाग में आप लोग जानते हो, सबसे नीचे पटवारी होता है, फिर आरआई होता है, फिर नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है ना, फिर डिप्टी कलेक्टर होता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर कलेक्टर होता है। तो कोई अधिकारी है, वो कुशलता पूर्वक कितने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रण में रख सकता है। अब जैसे आप ही उदाहरण के लिए कोई अधिकारी बन गए हो, अब आपके नियंत्रण में 200 व्यक्ति कर दिए जाएं, आपको लगता है कि आप अच्छे साथ उन पर नियंत्रण रख पाओगे? मॉर्निंग में उठोगे, 200 में से 100 लोग आपको फोन लगाएंगे सुबह सुबह, सर ऐसा है, यहां जाना है, ये काम करना है, क्या होगी आपकी हालत? कंफ्यूज हो जाओगे ना, कर ही नहीं पाओगे काम, क्योंकि नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक कर दिया आपका। अब नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो, 6-1 लोग हों, 8-10 लोग हों, तो आप उनकी बात बड़े तसल्ली से सुन सकते हो और उन पर नियंत्रण भी अच्छा रख सकते हो, और उससे संगठन सुचारू रूप से काम भी कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि ये जो नियंत्रण का क्षेत्र है,
इसके अंतर्गत क्या होता है? आगे लिखा हुआ आदेश की एकता। तो देखो, जो संगठन हुआ करते हैं प्रशासन में, उसमें पद सोपान व्यवस्था होती है। क्या व्यवस्था होती है? पद सोपान। पद सोपान को ये इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अभी हमने आपको बताया राजस्व विभाग में सबसे नीचे कौन होता है? पटवारी। उसके ऊपर आरआई, उसके ऊपर नायब तहसीलदार, उसके ऊपर तहसीलदार, उसके ऊपर डिप्टी कलेक्टर, उसके ऊपर कलेक्टर। हालांकि इनके ऊपर भी होते हैं कमिश्नर वगैरह। अब शब्द लिखा है आदेश की एकता। तो देखो, ये आप पढ़ेंगे आगे, अभी विस्तार से बताएंगे, अभी तो संक्षेप में। आदेश की एकता, कलेक्टर साहब ने कोई आदेश निकाला, फलाना फलाना काम करना है, तो वो आदेश नीचे तक जाएगा। सबसे पहले जाएगा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार, तहसीलदार से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से आरआई, आरआई से पटवारी। लेकिन आदेश यही रहेगा। डीएसपी आता है? डिप्टी कलेक्टर के बाद डीएसपी आता है। डिप्टी कलेक्टर के बाद डीएसपी। डीएसपी बेटा राजस्व विभाग का कहां अधिकारी होता है? राजस्व विभाग से डीएसपी थोड़े ना संबंधित होते हैं, वो सुरक्षा वगैरह संबंधित होते हैं, वो अलग है। ये राजस्व विभाग का है, ठीक है। आप लोगों ने शायद इतिहास पढ़ा होगा ना, चलो आपने मुद्दा छेड़ दिया तो बता ही देते हैं। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वायसरायों के कार्यकाल में दो चीजें हुआ करती थी, एक दीवानी और एक को बोलते थे फौजदारी। दीवानी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल और फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़े हैं? पढ़े होंगे। एक चीज और पढ़ी होगी, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली पढ़ी थी। क्या थी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली? बताओ भाई। सर वहाँ पर गवर्नर, मतलब जो रूल राजा रूल करेगा उसका तो रहेगा, पर उसके ऊपर गवर्नर करेगा। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी बताओ भाई बंगाल की? बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, यूपीएससी में भी आता है, एमपीपीएससी में भी आ सकता है। बक्सर का युद्ध याद है? कब हुआ था? 1764 में। डेट और बता दो, लगे हाथ। 22 अक्टूबर। कौन कौन था बक्सर के युद्ध में? एक तरफ कौन कौन लोग थे, एक तरफ कौन थे? बताओ भाई बक्सर के युद्ध में। ब्रिटिश थे, है? एक तरफ ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, ईआईसी, और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला। हाँ, अवध, कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, ठीक। कौन थे ये? ठीक। और मुगल बादशाह कौन से? फर्रुखसियर, शाह आलम सेकंड। शाह आलम द्वितीय। और कौन था? ठीक। और दूसरी तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव थे बक्सर के युद्ध में। आयरकुट तो बोंडीवास के युद्ध में थे फ्रांसीसियों से। सर कुछ भी अच्छे से पढ़ो भाई इतिहास। अब बता रहे हैं, चलो आपने छेड़ दिया प्रसंग। बक्सर के युद्ध में थे एक तरफ मेजर मुनरो, ये अंग्रेजों के सेनापति थे।
मुनरो प्लस मीर जाफर, ये थे। और दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम 1763 में हार के भाग गया था। और 63 में जब भाग गया था तो दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेजों ने। तो याद रखना, यूपीएससी का तो ट्रेडमार्क क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स के लिए। ये सरल प्रश्न है, यही तो कहते ये ना चटकें परीक्षा में, यही चटक गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो एक तरफ थे मेजर मुनरो और मीर जाफर, और दूसरी तरफ, अब इतिहास में नहीं घुस रहे, जो आगे कहानी बताना चाह रहे थे इनका था कि देखो जब ये बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गए, है ना। तो इस युद्ध को जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, पढ़ी होगी आप लोगों ने। और इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट से अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार मिल गए थे, मिले थे दीवानी के अधिकार। अब दीवानी, उसके लिए 53 लाख रुपए देना पड़ते थे कंपनी को, मुगल सम्राट को। बाद में वो राशि घटा के 26 लाख कर दी गई थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दीवानी अधिकार क्या थे? राजस्व वसूल करना, भूमि कर, सीमा शुल्क, ये सब किस में आते हैं? दीवानी अधिकार में। अंग्रेज कितने चालाक थे, दीवानी के अधिकार मुगल सम्राट से ले लिए। ठीक, फौजदारी जो अधिकार होते हैं जो हमने आपको बताए थे, वो उन्होंने बंगाल के नवाब से ले लिए। और देखो यही दो पावर होती हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी का मतलब आपराधिक मामले, क्रिमिनल। तो कोई भी देखो जिला होता है, जिले में दो बड़े अधिकारी होते हैं, आप जानते हो ना। एक होता है कलेक्टर, वो राजस्व से संबंधित होता है, दीवानी से। और जो एसपी होता है वो आपराधिक, क्रिमिनल, उससे संबंधित होता है। ठीक है ना। तो एसपी, डीएसपी, ये सब उससे संबंधित होते हैं बेटा, ये होते हैं राजस्व विभाग से। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अब चलो बंगाल की द्वैत प्रणाली भी आपको बताते चलें। तो अंग्रेजों ने दोनों पावर ले ली, जो फौजदारी की जो ताकतें थी वो बंगाल के नवाब से ले ली, दीवानी की ताकत मुगल सम्राट से ले ली। मजे की बात यह है कि इन दोनों व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उन्होंने दो अधिकारी भी नियुक्त किए थे, एक साथ राजा सिताब राय और एक और कोई थे। तो ये दो अधिकारी भी नियुक्त किए थे। तो मुखौटा भारतीयों का था, अगर अंग्रेज टैक्स बढ़ा रहे हैं तो वसूल करने भारतीय जा रहा है, अगर अंग्रेज किसी को दंड दे रहे हैं तो दंड देने भारतीय जा रहा है, बदनाम भारतीय हो रहे हैं, मजा अंग्रेज मार रहे हैं। इसी को कहते हैं द्वैध शासक, द्वैध शासन प्रणाली, दो शासक, अंग्रेज और नवाब। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेज नहीं देते थे, अलोकप्रियता किसकी बढ़ती जाती थी, बंगाल के नवाब की। इसी को कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर? चलो वो तो हिस्ट्री का था। तो आदेश की एकता। अब इसमें अंतिम अध्याय हमारा है लोक प्रबंध के नवीन आयाम। तो वो एक ही है, लोक प्रशासन और लोक प्रबंध, मैनेजमेंट, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो ये सिलेबस है आपका 5th यूनिट का। इस सिलेबस को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, पिन पॉइंट जो लिखा है वो हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें अर्थ लिखा है, अर्थ, महत्व, मंडे से अब क्रमबद्ध तरीके से अपनी ये क्लास चलेगी। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो या 11 नंबर वाला हो, कोई छूटने ना पाए। ठीक है, चलो।